हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, जिसमें से दोस्तों अपने 5 नंबर आप पक्के मानिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम अधिगम उपचारात्मक अध्यापन भाषा कौशल, इसमें से दोस्तों आपके चाहे हिंदी हुआ, ठीक है, चाहे आपकी संस्कृत हुई दोस्तों, चाहे आपकी साइकोलॉजी हुई, इसमें से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप जितने भी पिछले पेपर हुए हैं आप उन्हें उठा करके देख लेना, इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। अगर फ्रेंड्स आप वीडियो पर नए हो हमारे चैनल पर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और हम चाहते हैं कि हम अपने भाई बहनों को, अपने भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को कुछ अच्छा करके दें। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या होता है? अर्जन से दोस्तों समझ गए होंगे आप कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी कि जो परिवार में जब बच्चा रहता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो अपने मम्मी पापा जी से और जो वातावरण होता है उसी के अकॉर्डिंग भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। वो जैसा कोई दूसरा बोलता है बच्चा उसी के अनुसार उसका अनुकरण करता है और वो बोलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा कैसी है? भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। यह कैसी होती है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स भाषा अर्जन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु, किस तरीके से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जिससे हम भाषा को अर्जन कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ये जो भाषा की जो प्रक्रिया होती है वो स्वभाव से ही आती है कि हमें ये भाषा अच्छी लग रही है, हमें ऐसे बोलना अच्छा लग रहा है, तो ये दोस्तों स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हम क्षेत्रीय भाषा जब बोलते हैं तो इसमें दोस्तों कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, कोई नियम नहीं होता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। जब ये भाषा को हम सीखते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को, तो सबसे अधिक जो महत्व होता है वो हमारे परिवार का होता है और हमारी समाज का होता है। हम इसी के अकॉर्डिंग भाषा को सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम भी छोटे से थे या आप भी थे, तो सबसे पहले भाषा किससे सीखी थी? हमने अपने परिवार से सीखी थी, ठीक है, अपने मम्मी पापा जी से सीखी थी। तो ये क्या है, तो सभी जो भाषा अर्जित करते हैं हम सभी, तो हम अपने परिवार से, अपने माहौल से, अपने वातावरण से भाषा को अर्जित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम। दूसरा क्या है? भाषा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है दोस्तों सीखना। क्या होता है? सीखना। क्वेश्चन आ जाता है कि अधिगम का तात्पर्य क्या है, तो सीखना होता है फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। यानी कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमारा अधिगम चलता ही रहता है। ये कभी बंद नहीं होता है। कभी सोचते हैं कि चलो अब नहीं कुछ सीखें, लेकिन चाहे कितनी भी हमारी एज हो जाए, लेकिन दोस्तों अधिगम जो है सीखना जन्म से लेकर के और मृत्यु तक चलता ही रहता है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है आपकी अधिगम। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आपका जो भाषा अर्जन था उसमें दोस्तों औपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें भाषा अधिगम में औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा स्कूल में आ गया, तो दोस्तों स्कूल में आकर के मैडम इसे बता रही हैं, समझा रही हैं, तो ये क्या है? औपचारिक साधनों का प्रयोग लिया गया है। मैम के द्वारा बच्चा सीख रहा है, अपने घर की जो भाषा है उसे छोड़ करके दूसरी भाषा सीख रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स हमारी थी हिंदी भाषा, ठीक है, अब दूसरी भाषा हमारी हो गई संस्कृत। तो संस्कृत हमने कहाँ पे सीखी है? अपने स्कूल से आकर के सीखी है, तो ये दूसरी भाषा है। तो ये तो दूसरी भाषा होती है, ये दोस्तों औपचारिक साधनों के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों नियम और व्याकरण का प्रयोग होता है, लेकिन आपके भाषा अर्जन में नियम और व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। किसे? इस वाली भाषा अधिगम को दोस्तों द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका भाषा अधिगम, तो समझ में आ गया होगा। अब है दोस्तों आपका जो है भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम कहाँ पर होता है? विद्यालय में।
भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, इसमें दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है कि हम अच्छे से अच्छा बोलें। लेकिन आपका जो भाषा अर्जन है उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें माहौल का फ़र्क पड़ता है, अपना वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। लेकिन इसमें दोस्तों आपके जो विद्यालय में प्रारंभ होती है दूसरी भाषा, और दोस्तों इसमें प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। जब हम भाषा अधिगम में जब भाषा सीखेंगे तो दोस्तों शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, विद्यालय में भी जाना पड़ेगा, वहाँ का पाठ्यक्रम होगा, वो पाठ्यक्रम हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, पाठ्य पुस्तकें देखनी पड़ेंगी, शिक्षण पद्धतियों को जानना पड़ेगा। तो हमें क्या है, औपचारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। विद्वानों के कुछ विचार हैं, जिसमें है आपके वाइगोत्स्की के अनुसार है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो समाज के संपर्क से सीखते हैं। तो जैसे ही दोस्तों अगर समाज आपको दिखाई दे जाए तो आप सीधा वाइगोत्स्की से मार देना। ठीक है। समाज, इन्होंने समाजवादी सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। तो अगर परिभाषा में आ जाता है कि भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, तो ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों पियाजे ने बोला है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये कहते हैं कि अपना जो माहौल होता है उसके साथ साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अंतःक्रिया यानी कि पियाजे के द्वारा। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप बिल्कुल नोट कर लेना, और जितनी भी वीडियो बना रही हूँ मैं आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका चोमस्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ये कहते हैं, चोमस्की बोलते हैं कि जो भाषा होती है वो बच्चों की जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। ये कहते हैं कि वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ में पैदा होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें चैप्टर है आपका भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, भाषा कौशल है दोस्तों। इसमें से आ जाते हैं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ये है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। दो प्रकार के होते हैं आपके भाषा कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। दोस्तों इसमें जो है आपके आते हैं, नंबर 1 वाचन कौशल, नंबर 2 लेखन कौशल, और नंबर 3 है श्रवण कौशल, नंबर 4 है आपका पठन कौशल, यानी कि बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो ये दोस्तों आप पिछले पेपरों को बेशक उठा के देख लेना, बिल्कुल आप उनको पिछले वाले पेपरों से तैयारी कीजिए। तो इसमें दोस्तों साफ आया है कि आपके जो हैं भाषा कौशल कितने हैं। तो दोस्तों भाषा कौशल कितने हैं आपके? भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है वाचन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल और पठन कौशल। बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि दोस्तों ये चारों कौशल जो होते हैं ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि बोलना होगा तो लिख भी सकता है, सुन भी सकता है, पढ़ भी सकता है। तो ये आपस में संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते। एक क्वेश्चन में आ गया था, क्या भाषा के कौशल क्रमबद्ध होते हैं? तो दोस्तों ये साफ है कि भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। देखिए, कोई तो बच्चा पढ़ने में होशियार बहुत ज़्यादा होता है, कोई बच्चे को सही तरीके से लिखना भी नहीं आता है, कोई बाद में लिखना सीखता है। कोई बच्चा बोलने में बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा सुनने में बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। ये जो क्रम से अगर आप कहोगे बच्चा पढ़ना एक से सीख जाए, फिर आप बोलना सीख जाए, ये दोस्तों एक साथ सीखे जाते हैं। चारों जो हैं क्रम से नहीं होते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है। जब वो सुनेगा तो वो बोलने की कोशिश करेगा, और पढ़ने के साथ में दोस्तों वो लिखना भी सीखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं होते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। क्रम से नहीं सीखे जाते, एक साथ में सीखे जाते हैं चारों। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं
उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, यानी कि दोस्तों आपका ये निदानात्मक परीक्षण जो होता है इसमें फ्रेंड्स आपकी समस्या देखी जाती है। जैसे कि ये डॉक्टर है और ये बच्चा जो बीमार है, तो ये डॉक्टर इस बच्चे की प्रॉब्लम को कारण जान रहे हैं, समस्या क्या है बच्चे को, जो बच्चा बीमार हो जाता है। क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों जैसे कोई बच्चा है और वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, वो स्कूल जाने से डरता है, लेकिन उसे काफ़ी समझाया जा रहा है लेकिन बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, तो वो किससे परेशान है, निदानात्मक परीक्षण से है। टीचर जो उसे देख रहा है बार बार पे कि आखिरकार बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो दोस्तों उसने टीचर ने क्या किया, उसकी कठिनाइयों को जाना है कि बच्चे को परेशानी आ रही है कि बच्चे हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो उसका निदानात्मक परीक्षण किया, उसकी कठिनाइयों को जाना और जानने के बाद में दोस्तों उसका जो है उपचारात्मक शिक्षण किया कि ये परेशानी है बच्चे की, अब इसका ये उपचार करना चाहिए। उसे बहुत ही प्यार से समझाया और उसके द्वारा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है, तो दोस्तों बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में अगर बच्चे को कोई परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण से बच्चे की जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान किया जाता है। अगर कोई बच्चा शारीरिक प्रॉब्लम है तो टीचर उससे पूछेगा बेटा क्या परेशानी है। अगर बच्चा पढ़ने से डरता है तो उसकी भी वो उपचार करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें बच्चे की सारी कमियों का सुधार किया जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है, सही दिशा में निर्देश दिए जाते हैं, सही दिशा में बच्चे को मोड़ा जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, त्रुटियों का निवारण होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों।